नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फिजिकल एजुकेशन की 6th यूनिट टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स के बारे में। तो दोस्तों आप देखते रहिए इस वीडियो को और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो दोस्तों मैं ऑलरेडी 1 से 5 यूनिट के वीडियोस बना चुका हूं और अगर आप इस वीडियो को एग्जाम टाइम में देख रहे होंगे तब तो आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो एक बार आप कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर से चेक कीजिएगा। साथ ही मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छे नोट्स भी बनाए हैं जिसकी मदद से आप अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन में 100 ऑन 100 मार्क्स ला पाएंगे। तो आप एक बार उन नोट्स को भी देख लीजिएगा। हालांकि वो नोट्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तब हो जाएंगे जब आप साथ साथ में इस कंप्लीट वीडियो को भी देखेंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल एजुकेशन की 6th यूनिट को। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन के 6th यूनिट जो कि है टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स को। और अपन इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे जो कि होंगे 1 मार्क, 3 मार्क और 5 मार्क क्वेश्चन। साथ ही यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट MCQs भी सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपने को देख लेते हैं कि इस यूनिट में अपने को आखिर क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे 6.1 टॉपिक जो कि होगा मोटर फिटनेस टेस्ट और इसके होंगे 8 एलिमेंट्स जिसको अपन बहुत ही डिटेल में अपन देखने वाले हैं। देन अपन पढ़ेंगे 6.2 टॉपिक जो कि है मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर फिटनेस और कार्डियो रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, दोनों को अपन यहाँ पर बहुत ही अच्छे से देखने वाले हैं। इस फॉर्मूले को भी मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। देन अपन देखेंगे रिकली एंड जॉन्स टेस्ट और इसमें सीनियर सिटीजन का फिटनेस टेस्ट रहता है जहाँ पर 6 एलिमेंट्स रहते हैं और इन 6 एलिमेंट्स की कुछ कुछ खासियत रहती है। तो इनको भी अपन इमेजेस के माध्यम से देखने वाला है। साथ ही ये जो कंप्लीट लेक्चर होगा इसमें मैं आपको बीच बीच में बता दूंगा कि कहाँ से 1 मार्क, कहाँ से 3 मार्क और कहाँ से 5 मार्क के क्वेश्चन यहाँ पर से बन सकते हैं। हालांकि एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पर से बहुत सारे इंपॉर्टेंट MCQs बनते हैं, तो बिल्कुल से आप इसको स्किप मत कीजिएगा और एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। तो चलते हैं अपन फर्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है मोटर फिटनेस टेस्ट। और इसके जैसा मैंने आपको बताया 8 एलिमेंट्स होंगे और इसमें से पहले 3 एलिमेंट्स हैं 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट, सेकंड एलिमेंट इज़ 600 मीटर रन या वॉक एंड थर्ड इज सिट एंड रीच टेस्ट। देन उसके बाद आगे के अपने एलिमेंट्स हो जाएंगे पार्शियल कर्ल अप टेस्ट, पुशअप्स, देन मॉडिफाई पुशअप फॉर गर्ल्स, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप और एजिलिटी के लिए 4x10 मीटर का शटल रन। तो आइए एक एक करके सबसे पहले तो इन एलिमेंट्स को देख लेते हैं कि इनकी क्या क्या खासियत है। और यहाँ पर मैं आपको एक टेबल भी दिखा देता हूँ जिसमें 8 के 8 एलिमेंट्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे और उसके साथ यहाँ पर ये तो सारी वो चीज़ें हैं कि जिनकी आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। लगभग सब में सेम ही है, एक का याद कर लेना, सबका काम आपका बन जाएगा। मेन है इसमें ये वाला पॉइंट, मतलब ये वाली जो इसकी कॉलम या रो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर आपको बताने वाला है कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट क्यों किया जाता है। तो देखो जो 50 मीटर का स्टैंडिंग स्टार्ट है वो एक्सेलरेशन और स्पीड को मेजर करने के लिए ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। देन अगला आ जाएगा अपने पास 600 मीटर रन या वॉक और इसको एरोबिक फिटनेस को टेस्ट करने के लिए इसको किया जाता है। देन एरोबिक फिटनेस का मतलब क्या होता है, एंड्योरेंस, और एंड्योरेंस को एक और अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन स्टेमिना। तो एंड्योरेंस या स्टेमिना को टेस्ट करने के लिए हम 600 मीटर का रन या वॉक करते हैं। देन अगला आ जाता है सिट एंड रीच टेस्ट। तो ये जो सिट एंड रीच टेस्ट रहता है ये फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करता है। पार्शियल कर्ल अप से अपन एब्डोमिनल की स्ट्रेंथ को देखते हैं। एब्डोमिनल मतलब जो आपका पेट वाला पार्ट रहता है उसको एब्डोमिन बोलते हैं और एब्डोमिनल स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए बेस्ट यहाँ पर टेस्ट रहता है वो होता है पार्शियल कर्ल अप टेस्ट। अगला होता है पुशअप और ये बॉयज़ के लिए जो होते हैं उसमें अपन अपर बॉडी की मस्कुलर स्ट्रेंथ को देखते हैं और गर्ल्स के अंदर भी सेम अपर बॉडी की मस्कुलर स्ट्रेंथ को देखा जाता है। देन स्टैंडिंग ब्रॉड जंप से अपन एक्सप्लोजिव पावर देखते हैं लेग्स की, कि लेग्स में कितनी आखिर से ताकत है। एंड देन 4x10 मीटर का जो शटल रन रहता है इसमें अपन एजिलिटी और स्पीड को देखते हैं। और इन सभी के यहाँ पर जो जो भी इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है उसको यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है। हालांकि इससे कभी क्वेश्चन आता नहीं है और आपको इसको कहीं लिखना भी नहीं रहता। ये तो बस आपको प्रैक्टिकल के हिसाब से काम में आने वाला है कि हाँ अगर आपका प्रैक्टिकल होता है और जो फिजिकल एजुकेशन का प्रैक्टिकल होता है उसके अंदर ये 8 ही एलिमेंट्स के टेस्ट आपसे करवाए जाते हैं तो वहाँ पर आपको इन इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। वरना बोर्ड एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से ये फर्स्ट और सेकेंड रो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो बढ़ते हैं अपन आगे एंड हियर वी गो। एक एक एलिमेंट्स को बहुत ध्यान से देख लेते हैं कि कैसे करना है। देखो 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट बहुत ही सिंपल है। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, बस 50 मीटर तक दौड़ना है, साथ में एक स्टॉप वॉच रहेगी तो हम टाइम को कैलकुलेट कर लेंगे। जो सबसे कम टाइम में इस 50 मीटर रेस को कंप्लीट कर लेगा वही यहाँ पर विजेता रहेगा। तो कुछ नहीं है, यहाँ पर यही लिखा है कि एक और आपके साथ असिस्टेंट रहेगा, वो रेडी सेट गो बोलेगा, जिसे गो बोलेगा आपको दौड़ना है।
तो ये सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपको इसको अपने शब्दों में लिख लेना है और यहाँ पर बहुत ही अच्छी लैंग्वेज मैंने भी लिख रखी है, तो इस नोट्स को डाउनलोड कर लेना और यहाँ से इस लैंग्वेज को एकदम अच्छे से आप देख लीजिएगा। तो देखो इस तरह से कुछ स्टैंडिंग स्टार्ट रहता है, यहाँ पर इनिशियल लाइन रहेगी, जैसे रेडी सेट गो बोला जाएगा तो यहाँ पर जाकर 50 मीटर तक आपको दौड़ना है और ख़त्म कर देना है और स्टॉप वॉच साथ में चलती रहेगी। तो स्कोरिंग बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर टाइम टेकन इज़ आपका स्कोर, जो भी आप टाइम लोगे इन सेकेंड्स वही आपका स्कोर हो जाएगा 50 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने में। देन सेकंड आ जाएगा 600 रन वॉक, और जैसा आपने आगे पढ़ा ये क्या करेगा, ये आपके एंड्योरेंस को नापेगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जैसा आपने आगे करा था कि वही जैसे 50 मीटर वहाँ पर दौड़ना था तो यहाँ पर 600 मीटर आपको दौड़ना है। अब यहाँ पर आपके पास एक और जो थोड़ी सी रिलैक्सेशन रहेगी वो ये रहेगी कि आप यहाँ पर बीच बीच में चल भी सकते हैं। अब 600 मीटर थोड़ा लंबा डिस्टेंस है तो बीच में आप चल सकते हैं फिर दौड़ सकते हैं, तो इस तरह से आप अपने हिसाब से पेस को वेरी कर सकते हैं। लेकिन जो 50 मीटर रन रहता है स्टैंडिंग स्टार्ट, वहाँ पर तो आपको बिल्कुल अपनी जो मैक्सिमम एक्सप्लोजिव पावर है उससे ही वहाँ पर काम करना होता है। तो ये देखो इस तरह से एंड्योरेंस रन होता है, इसको एंड्योरेंस रन भी बोलते हैं, जहाँ पर आप क्या करेंगे बीच बीच में चल भी सकते हैं देन आप दौड़ भी सकते हैं और टाइमर इसमें भी साथ साथ चलेगा। जो भी आपका टाइम रहेगा वही आपका स्कोर रहेगा। शटल रन बहुत ही सिंपल रहता है, देखो इसको तो मैं आपको इमेज के माध्यम से बता देता हूँ। तो शटल रन में क्या होगा, एक एथलीट को दौड़ना पड़ेगा, 2 पैरेलल लाइन्स को यहाँ पर खींच दिया जाता है और यहाँ पर वुडन के ब्लॉक्स रख दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस एथलीट को स्टार्ट करना होगा यहाँ से, तो यहाँ से इसने स्टार्ट किया और उसके बाद फॉर एग्जाम्पल 10 मीटर की दूरी पर एक अपनों ने ब्लॉक रख दिया, तो ये इस ब्लॉक को उठाएगा, फिर इस ब्लॉक को उठा के कहाँ पर रखेगा, यहाँ पर आके रखेगा, फिर यहाँ से एक और ब्लॉक उठाएगा, इसको जाके वहाँ पर रखेगा और इस तरह से उसको काम करना है। यहाँ पर ब्लॉक उठाने के लिए भी बोला जा सकता है या फिर ब्लॉक को सिर्फ टच करके दौड़ के आने के लिए भी बोला जाता है। तो इन दोनों में से कुछ भी चीज़ को प्रैक्टिस किया जा सकता है और इसी को अपन बोलते हैं शटल रन। तो अगर ये है 4x10 मीटर का शटल रन, तो 4x10 मीटर का शटल रन का मतलब क्या हो गया कि 10-10 मीटर की ये डिस्टेंस है और 4 बार आपको देना है। मतलब फर्स्ट पर यहाँ से आपको जाना है यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से वापस से यहाँ, तो 4 बार अगर आप दौड़ लेंगे तो उसको बोलेंगे 4x10 शटल रन। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितनी आपकी कवर होगी, बहुत सी बार यह भी एमसीक्यू में आ जाता है। तो 4x10 मतलब 40 मीटर की टोटल डिस्टेंस कवर होने वाली है। देन स्कोरिंग इसकी भी सिंपल है, मतलब हर एक लैप का यहाँ पर टाइमिंग देखा जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से आप यहाँ पर दौड़े तो ये जो 10 मीटर है इसका टाइमिंग यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा। तो इस तरह से हर एक लैप का अपन टाइमिंग लेंगे, उनको मिलाएंगे, 2 ट्रायल्स यहाँ पर करवाए जाएंगे, जो भी बेटर ट्रायल रहेगा उसका स्कोर आपका ले लिया जाएगा। तो स्कोर यहाँ पर क्या रहेगा, एट द एंड ऑफ द डे टाइम ही आपका स्कोर है। जितना कम टाइम आप लोगे उतना ज़्यादा जीतने के चांसेस इस टेस्ट में ज़्यादा है। देन सिट एंड रीच टेस्ट होता है, तो सिट एंड रीच टेस्ट भी बहुत ज़्यादा सिंपल रहता है और इसके अंदर आपको क्या करना है, इस तरह का एक स्टेप रहेगा, इसको आप सीढ़ी भी बोल सकते हैं। इस सीढ़ी पे अपन यहाँ पर एक स्केल रख देंगे, रूलर इसको बोलते हैं इंग्लिश में या फिर स्केल भी बोलते हैं अपन आम भाषा में। तो स्केल यहाँ पर अपन रख देंगे और उसके बाद क्या करना है, इस तरह से आपको अपने जूते खोलने और ज़मीन पर इस तरह से बैठ जाना है और आपको फिर पूरा आगे तक स्ट्रेच करना है। सिट एंड रीच टेस्ट, अब ये टेस्ट किसका, ये है फ्लेक्सिबिलिटी का टेस्ट। तो यहाँ पर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी का कंप्लीट टेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो जितना आगे तक आप अपने हाथ को ले जा पाएंगे उतना ही आपका स्कोर रहेगा। तो ये भी बहुत सिंपल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हो गया अपने पास 0, तो 0 से आगे जितना भी आप ले जाएंगे वही आपका स्कोर रहेगा। तो इसको बोलते हैं अपन सिट एंड रीच टेस्ट और ये फ्लेक्सिबिलिटी का एक बहुत ही कमाल धमाल टेस्ट होता है। तो द स्कोर इज रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर और ½ इंच एज द डिस्टेंस रीच्ड बाय द हैंड। तो जितना आगे आपका हैंड पहुंच जाएगा वही आपका स्कोर यहाँ पर होने वाला है। देन पार्शियल कलअप्स, और इसको अपन तो वो भी बोलते हैं सिटअप्स भी बोलते हैं। सिटअप्स में क्या करना रहता है, बहुत ही सिंपल है। इस तरह से आपको लेटना है, पाँव को फोल्ड करना है एंड देन आपको दोनों अपने हाथ को क्रॉस करके अपने चेस्ट पर रख लेना है और उसके बाद आपको धीरे से यहाँ पर उठना है। तो जितना आगे आप जा सकते हैं वहाँ पर जाके फिर वापस से आपको नीचे होना है, तो इसको बोलेंगे 1 पॉइंट। तो इस तरह से आप जितने भी सेटअप्स यहाँ पर कर लेते हैं, जितने भी पार्शियल कलअप्स आप कर लेते हैं, तो वही आपका स्कोर हो जाएगा। पार्शियल कलअप है तो आपको बिल्कुल अपने माथे को यहाँ पर टच नहीं करना है, पार्शियली आपको यहाँ पर यहाँ तक आना है, देन उसके बाद वापस से नीचे हो जाना है। तो इसको बोलते हैं पार्शियल कलअप। देन पार्शियल कलअप क्या करता है, ये आपकी एब्डोमिनल स्ट्रेंथ को नापता है। देन इसकी स्कोरिंग सिंपल है कि जितने भी टोटल नंबर ऑफ कलअप्स आप कर लोगे वही आपका यहाँ पर स्कोर हो जाएगा। देन उसके बाद होता है पुशअप्स, ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको अपने चेस्ट लेवल पर अपने हाथों को रखना पड़ता है एंड देन उसके बाद आपको नीचे जाना है, वापस ऊपर उठना है। जैसे आप एक बार ये काम करोगे तो स्कोर हो जाएगा 1। तो इस तरह से जितने आप पुशअप्स लगा लोगे वही आपका फाइनल स्कोर रहने वाला है। देन इसके बाद आता है अपने पास मॉडिफाइड पुशअप। तो गर्ल्स के लिए थोड़ा सा आसान इसको बना दिया जाता है, जहाँ पर उनको अपने घुटने भी ज़मीन पर टिकाने का मौका मिल जाता है। तो थोड़ा सा सिंपल होता है और इसमें भी सेम वही काम करना है कि चेस्ट लेवल पर रखना होता है हाथ को एंड देन उसके बाद आपको ऊपर और नीचे होना होता है। तो जितना भी यहाँ पर आप बार हो पाएंगे, जितने बार आप पुशअप्स कर लेंगे वही यहाँ पर गर्ल्स के लिए भी स्कोर हो जाएगा।
लास्ट जो इसका एलिमेंट है और वो एलिमेंट है अपने पास स्टैंडिंग लॉन्ग जंप। तो इसमें क्या होता है कि एक स्टार्टिंग लाइन रहेगी, रेडी स्टडी गो बोला जाएगा, आपको जंप करना है, जितने आपकी पाँव की एक्सप्लोजिव पावर है उन सभी को आपको यूज़ करते हुए आगे जंप करना है, और पाँव की एक्सप्लोजिव पावर का ये एट द एंड ऑफ द डे टेस्ट होता है। तो यहाँ पर आपको जंप करना है, फिर स्केल से इसकी लंबाई नाप ली जाएगी, या तो स्केल से या मेजरिंग टेप से, और जितना भी आपका डिस्टेंस रहेगा वही आपका स्कोर हो जाएगा। और अगर ये कंपटीशन है तो जो सबसे ज़्यादा दूरी तक जंप मार लेगा वही यहाँ पर जीत जाएगा। अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। तो फर्स्ट वाला जो टॉपिक है ना उसमें से 3 मार्क्स से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट आर द वेरियस मोटर फिटनेस टेस्ट के एलिमेंट। तो आपको एज इट इज़ उनको लिखना होगा, और अगर सारे के सारे लिख दो तो बहुत ही अच्छा है। अगर 3 मार्क्स में है तो सबको लिख देना और उनके बारे में एक एक लाइन लिखनी है, और अगर 5 मार्क्स में आए तो आपको सारे के सारे लिखना है, उसको थोड़ा सा बताना भी कि कैसे स्कोरिंग की जाती है, कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो वो जो एक मैंने आपको टेबल बताई थी ना शुरू में, उस टेबल को आप याद रख लेना कि कौन सा टेस्ट यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है और किसके लिए किया जाता है, मतलब कौन सी बॉडी पार्ट की स्ट्रेंथ को जानने के लिए किया जाता है। तो 3 मार्क्स में तो अगर आप वो टेबल बना के आ जाओगे तो भी आपको 3 में से 3 मिल जाएंगे, और 5 मार्क्स में आप ये भी लिख के आ जाना स्कोरिंग कैसे की जाती है, परफॉर्म कैसे किया जाता है, तो आपका वहाँ पर काम बन जाएगा। अगला जो टॉपिक है वो है कार्डियोवास्कुलर फिटनेस का मेजरमेंट। तो सबसे पहले तो अपने को ये समझना पड़ेगा ना कि आखिर कार्डियोवास्कुलर फिटनेस होता क्या है। तो देखो, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस एबिलिटी होती है अपने हार्ट और लंग्स की टू सप्लाई द ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द वर्किंग मसल टिश्यूज़ को। तो जो हमारी बॉडी के अंदर टिश्यूज़ रहते हैं वहाँ तक ऑक्सीजन रिच ब्लड को कौन सप्लाई करता है, हार्ट्स और लंग्स मिला जुला काम करके वहाँ तक सप्लाई कर देते हैं। अब जब ब्लड आपके टिश्यूज तक, मसल्स तक पहुंच जाता है तो क्या होती है, वो मसल्स उस ऑक्सीजन रिच ब्लड को कंज्यूम करती है और आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिससे आप डे टू डे लाइफ के टास्क को परफॉर्म कर पाते हो। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस रहता है। और इस कंप्लीट फिटनेस को क्या बोलते हैं, इस कंप्लीट फिटनेस को अपन बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। तो अगर अब अपने को इस चीज़ का टेस्ट करना है कि आपकी बॉडी में कार्डियोवास्कुलर फिटनेस है या फिर नहीं, तो हम क्या करेंगे, 2 टेस्ट का यहाँ पर सहारा लेंगे। पहला है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट और सेकंड है रॉकफोर्ड 1 माइल टेस्ट। तो इसको अपन यहाँ पर देख लेते हैं। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट ही है, मतलब कार्डियोवास्कुलर की फिटनेस को अपन यहाँ पर से निकालते हैं इस टेस्ट के अनुसार, और यहाँ पर रिकवरी रेट के प्रिंसिपल पर काम करता है कि आप पूरी एक्टिविटी कर लो, फिर रिकवरी जो आपकी रेट रहेगी उस बेसिस पर हम आपकी बता देंगे कि आपकी आपकी कार्डियोवास्कुलर फिटनेस है या फिर नहीं। सिंपल सा है। देखो, अगर एग्जाम में आता है 3 मार्क्स में आएगा, इस तरह से आपको एज इट इज लिख के आ जाना है। डिक्टो ये कहीं अगर आपने छाप दिया तो 3 में से 3 भाई साहब कोई भी यहाँ पर आपके नहीं रोक सकता है। तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को अगर आप चाहें तो ये फैक्चुअल चीज़ भी लिख सकते हैं कि ब्रोहा ने इसको डिस्कवर किया था, डेवलप किया था 1943 में। याद रह जाए तो बहुत ही बढ़िया, नहीं रहे तो कोई भी दिक्कत नहीं, लिख देना कि इससे अपन कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को मेजर करते हैं। ऑब्जेक्टिव सिंपल है, डेवलपमेंट ऑफ एथलीट की कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। रिक्वायरमेंट क्या है, इसको जरूर से मेंशन करके आना। 45 सेंटीमीटर हाई जिम बेंच, देन उसके बाद स्टॉप वॉच और असिस्टेंट के यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। देन इसको अपन वेरी भी कर सकते हैं, मैं आपको आगे MCQs में बताऊंगा। देन उसके बाद हाउ टू कंडक्ट टेस्ट, कैसे इस टेस्ट को आपको कंडक्ट करना है भाई साहब, घर पे भी आप इसको कर सकते हो। कुछ नहीं, एक जिम की बेंच लो और उसके ऊपर बस आपको चढ़ना और उतरना है। जिम की बेंच ली, उसके ऊपर चढ़े, फिर वापस उतरे, चढ़े उतरे। अब ये काम कैसे करना है, आप एक टाइमर लीजिएगा, 5 मिनट तक इस टेस्ट को करना रहता है। हर 1 मिनट में आपको 30 बार चढ़ना और उतरना है, हर 1 मिनट में 30 बार चढ़ना उतरना है। तो 5 मिनट में कितनी बार चढ़ना उतरना हो जाएगा, 30 × 5, 5 3 या 15, तो 150 बार आपको टोटल चढ़ना और उतरना है। देखो 150 स्टेप्स टोटल हो जाएगी। तो 10 मिनट पहले आपको वार्म अप करना है और उसके बाद फिर 5 मिनट आपको ये पूरा टेस्ट कंडक्ट करना है। जैसे आप टेस्ट कंडक्ट कर लोगे फिर उसके बाद आपकी हार्ट बीट को यहाँ पर नापा जाएगा। हार्ट बीट 3 बार नापी जाएगी आपकी। पहली बार तो कब, जैसे आपने स्टॉप किया और द असिस्टेंट स्टॉप द टेस्ट, 5 मिनट के बाद टेस्ट को स्टॉप कर देगा। वो आपकी हार्ट बीट को मेजर करेगा 1 मिनट आफ्टर फिनिशिंग द टेस्ट। तो पल्स 1 कब देखी जाएगी, जैसे आपने टेस्ट खत्म किया उसके 1 मिनट बाद। देन फिर जैसे ही 2 मिनट बीत जाएंगे एक और बार आपकी हार्ट बीट देखी जाएगी, और जैसे 3 मिनट बीत जाएंगे एक और बार आपकी हार्ट बीट देखी जाएगी। तो 3 बार टोटल आपकी हार्ट बीट यहाँ पर देखी जाएगी। तो आप इसको आराम से घर पर भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप एक कोई भी बेंच लीजिएगा, उस पर चढ़ना उतरना है, टाइमर लगा लेना, और उसके बाद जैसे 1 मिनट हो जाए फिर आपको हार्ट रेट मेजर करना है। और आजकल तो फिटनेस बैंड्स में, मोबाइल फ़ोन्स, स्मार्टफोन्स में हर जगह हार्ट रेट मेजर करने का ऑप्शन आ जाता है। तो घर पे कर सकते हैं, नहीं हो तो किसी दोस्त का ले लेना और कर लेना, ठीक है। तो इस तरह से आपको बस याद रखना है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से कि 1 मिनट, 2 मिनट और 3 मिनट के बाद हार्ट बीट को अपन कैलकुलेट करते हैं। 5 मिनट का टोटल टेस्ट रहता है। कैलकुलेशन किया कैसे जाता है, बहुत ही सिंपल सा इसका फॉर्मूला है, जरूर से इसको लिख के आना एग्जाम में। भले ही VO2 मैक्स वाला लिखो मत लिखो, लेकिन इसको तो लिख के आना ही आना है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज इन सेकंड्स, तो 5 मिनट्स मतलब कितने सेकंड्स हो गए, 5 6 30, तो 300 सेकंड्स यहाँ पर हो जाएंगे। देन उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से,
डिवाइड करना है इसको 5.5 फिक्स्ड वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय द पल्स काउंट बिटवीन 1 से 1.5 मिनट ऑफ एक्सरसाइज। तो जो अपने पल्स 1 काउंट यहाँ पर लिया है उसको यहाँ पर रखना है। फॉर एग्जांपल आपकी हार्ट रेट चल गई थी 120 तक, तो इंटू 120, तो इस तरह से जो भी यहाँ पर वैल्यू निकलेगी वही आपकी क्या हो जाएगी, वही आपका फिटनेस इंडेक्स हो जाएगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, जरूर से इसको याद रखना है। फिक्स्ड वैल्यू यहाँ पर 5.5 है, बाकी सब वेरिएबल, ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है, और इंटू 100 भी फिक्स्ड है। ठीक है, तो इसको याद रखना। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपके सभी डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। देन अगला अपने पास टेस्ट है रॉकपोल 1 माइल टेस्ट, और बहुत ही खतरनाक है टेस्ट है। परफॉर्म करना बहुत आसान है लेकिन उसको याद करना मुश्किल है, क्योंकि इसमें VO2 मैक्स अपने को निकालना रहता है। VO2 मैक्स क्या होता है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो इसी को अपन यहाँ पर निकालते हैं। इसको कैसे कंडक्ट किया जाता है भाई साहब, बहुत ज़्यादा सिंपल है। 1 माइल टेस्ट है, तो आपको 1 माइल तक दौड़ाया जाएगा। आप या तो दौड़ सकते हैं या जॉगिंग कर सकते हैं, जो करना हो आपको करिए। देन उसके बाद अपने को यहाँ पर 2 चीज़ को रिकॉर्ड करना होगा, एक तो कितने टाइम में आपने 1 माइल को दौड़ा, और सेकंड आपकी हार्ट बीट। तो 2 चीज़ को अपन यहाँ पर आप नाप लेंगे, और उसके बाद इस डिफिकल्ट से फॉर्मूले में इसको अपन रख देंगे। अब भाई साहब जितनी आपको वैल्यू याद रहे उतनी आप इसको याद रख लेना, और बाई चांस एग्जाम में वैल्यू याद नहीं रहती है तो गलत लिख के नहीं आना है। ठीक है, वैल्यू गलत लिख के मत आना, इसको मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं, इसके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है सर इतना मुश्किल फॉर्मूला है, लिखे ना लिखें, इससे MCQ तो नहीं आ जाएगा। MCQ आने के भी चांसेस न के बराबर हैं। बस पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि वाई रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट इज यूज, तो रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट को क्यों यूज़ किया जाता है, तो आप लिख देना वहाँ पर आराम से कि सर रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट को कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस या VO2 मैक्स निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। बस इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। 3 मार्क्स में आ जाता है। तो VO2 मैक्स क्या होता है, देन ऑब्जेक्टिव क्या है, इक्विपमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है, और हाउ टू परफॉर्म द टेस्ट वो लिख देना। बिना फॉर्मूला लिख के आओ तो भी काम चल जाएगा, याद रहे तो सोने पे सुहागा है। ठीक है, तो देख लेना। देखो फॉर्मूला मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, 132.853 फर्स्ट वैल्यू याद रख लेना, बस ये तो काम कर ही लेना। उसके बाद 0.07 इस तरह से याद रख लेना, 0.07 पीछे जो मर्जी पड़े लिख के आ जाना। मतलब अगर याद नहीं रहे तो, याद रहे तो बहुत ही बढ़िया है। इनटू बॉडी वेट, तो बॉडी वेट्स अपने को लेना है पाउंड्स में, इसको अपन आराम से नाप सकते हैं। देन इनटू एज, एज में अपने को क्या लिखना है, जो भी आपकी एज है उसको आपको यहाँ पर लिखना है इन ईयर्स। फॉर एग्जाम्पल 13 साल के हो तो 13 साल लिख दो यहाँ पर। देन उसके बाद आपको लिखना है जेंडर, तो जेंडर अगर आप मेल हो तो यहाँ पर आपको लिखना होगा 1, और अगर आप फीमेल है तो यहाँ पर आपको लिख देना होगा 0। देन उसके बाद टाइम, जितना आपको टाइम लगा दौड़ने में 1 माइल, और हार्ट रेट जो आपकी रही 1 माइल दौड़ने के बाद, तो उसको आपको ये लिखना है। और इसी तरह से आपका कैलकुलेट हो जाएगा VO2 मैक्स, और इससे अपन क्या कैलकुलेट कर लेंगे एट द एंड ऑफ द डे, कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस का अपन यहाँ से अंदाजा लगा लेंगे। तो सिंपल सा था ये वाला। फॉर्मूला कठिन है तो वापस बता रहा हूँ, फॉर्मूला एज इट इज एग्जाम में नहीं आएगा, और नहीं लिखोगे तो भी मार्क्स नहीं कटेंगे। और आपसे ये तो बहुत ही मुश्किल है कि वो पूछ ले 3 मार्क्स में कि व्हाट इज द फॉर्मूला VO2 मैक्स। ठीक है, फिर भी सेफर साइड रहने के लिए एक बार इसको रफली वैल्यूज़ को याद रख लेना। बाकी मतलब थोड़ा बहुत घपला कर भी दोगे, जैसे 853 की जगह 852, 851, 862 ऐसा भी लिख दोगे तो भी मेरे को लगता है काम चल जाएगा। ठीक है, तो इतना मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। चलिए तो बढ़ते आगे। कोई डाउट वाउट हो तो जरूर से मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, आपके सभी डाउट्स को वापस से बोल रहा हूँ क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अपन आगे। लास्ट है रिकली एंड जॉन्स टेस्ट, तो सीनियर सिटीजन के लिए फिटनेस टेस्ट है। आपके भी अगर घर में दादाजी दादी नाना जी नानी जी अभी कोई भी बड़े बुजुर्ग हैं तो आप उनके ऊपर टेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सावधानी से करना है हालांकि। तो 2001 में इसको रिकली और जॉन्स 2 व्यक्तियों ने डेवलप किया था, इसलिए इन्हीं के नाम पे टेस्ट को रख दिया गया है। सीनियर सिटीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है उनकी स्ट्रेंथ को पता लगाने के लिए। तो यहाँ पर एक शॉर्ट में आपको बता देता हूँ किस टेस्ट में क्या होता है, फिर इमेज के माध्यम से तो मैं आपको बता ही दूंगा। तो फर्स्ट इज चेयर स्टैंड टेस्ट। तो चेयर स्टैंड टेस्ट में आपको क्या करना होगा, चेयर पर खड़ा, मतलब चेयर से खड़ा होना है, चेयर पर नहीं, चेयर से उतर कर खड़ा रहना है, और ये लोअर बॉडी स्ट्रेंथ को देखने वाला है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये सीनियर सिटीजन्स के लिए। आप अगर अपने ऊपर इसको टेस्ट करेंगे तो हर एक चीज़ को आप इतने आसानी से करोगे जैसे कि आपको लगेगा कि आप शादी का लड्डू खा रहे हो। ठीक है, इतना आसान है, लेकिन हाँ सीनियर सिटीजन्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो लोअर बॉडी स्ट्रेंथ को यहाँ पर से देखा जाएगा, लेग की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस का यहाँ पर टेस्ट होने वाला है। आर्म कर्ल टेस्ट फॉर द अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, यूं ही कहीं पता लग रहा है कि अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आर्म कर्ल टेस्ट किया जाएगा। देन चेयर सिट एंड रीच टेस्ट फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होगा। बैक स्क्रैच टेस्ट, मतलब कितना हाथ पीछे तक जाता है, कहाँ तक आप स्क्रैच कर सकते हैं, तो ये भी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को ही दिखाएगा। 8 फुट अप एंड गो टेस्ट, ये आपकी एजिलिटी को दिखाएगा, मतलब जो सीनियर सिटीजन से कितने एजाइल हैं, कितने तेज हैं, कितने अच्छे से उनके सेंसर्स काम कर रहे हैं, उसको अपन पता लगाएंगे 8 फुट एंड गो अप टेस्ट से। देन उसके बाद 6 मिनट वॉक टेस्ट रहेगा एंड्योरेंस देखने के लिए। तो अपन देख लेते हैं कि आगे क्या क्या है, और इमेजेस के माध्यम से अपन बता देंगे। देखो बैक स्क्रैच टेस्ट सबसे सिंपल है, अपर बॉडी की यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी को अपन देखने वाले हैं, कुछ नहीं करना है अपने को। और यहाँ पर क्या करना है, उनको आराम से आप एक चेयर पर बिठा दीजिए, और चेयर पर बिठाने के बाद आप
उनके हाथ को पीछे तक ले जाइए जितने, देखो मैं बताता हूँ इमेज के माध्यम से, इस तरह से ये जो अपने सिटीजन्स हैं या तो खड़ा भी रख सकते हैं, बिठा भी सकते हैं, जो भी करना है करिए। तो आपको दोनों हाथ को यहाँ पर उनको पास ले जाना है ना, जितने पास वो ले जाएंगे उतना ठीक है। और फिर जितनी बीच में गैप रहेगी वो अपना नोट कर लेंगे कि हाँ यहाँ इतनी गैप रह गई है। और कैसा क्या रहेगा इसका प्रोसीजर रहेगा, परफॉर्म्ड इन स्टैंडिंग पोजीशन। चलिए तो पोजीशन यहाँ पर फिक्स हो गई है कि अपने को स्टैंडिंग पोजीशन में ये वाला टेस्ट करवाना है। कीप वन हैंड बिहाइंड द हेड एंड बैक ओवर द शोल्डर, ठीक है, एक हैंड इधर से जाएगा, दूसरा हैंड पीछे से जाएगा, और जितना स्ट्रेच कर सके उतना करवाना है, ज़्यादा भी नहीं करवाना, वरना भाई साहब मालूम पड़े कि अपने बुजुर्गों के हाथ ही आपने फेल करवा दिए, ठीक है, तो ये भी नहीं होने देना है। तो जितना जा सके उतना जाना है, आराम से जितना जा रहा है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी का टेस्ट है। देन फिंगर शुड बी अलाइन, ठीक है, फिंगर्स यूँ ही रहने, ऐसा नहीं कि यूँ कैसे भी जा रही है, फिंगर्स को अलाइन रखना है। मेजर करना है डिस्टेंस बिटवीन द टिप्स ऑफ द फिंगर। अगर फिंगर टिप्स अगर दोनों टच हो जाती है, बिल्कुल टच होती है, तो स्कोर हो जाएगा 0। एंड अगर टच नहीं होती है तो अपन उसको बोल देंगे नेगेटिव स्कोर। टच या ओवरलैप हो जाती है, तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव। जैसे ओवरलैप होने के बाद कितना जा रहा है, जैसे यूँ करके मान लो 10 सेंटीमीटर और आगे तक चल गया, तो फ्लेक्सिबिलिटी मतलब बहुत तगड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी वो तो। और अगर ओवरलैप नहीं हो रहा है तो स्कोर हो जाएगा -10। फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर की दूरी है तो -10 स्कोर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर मेजर करना है, सिंपल सा कंसेप्ट है। हालांकि आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि अगर इसका स्कोर आया है +5 तो फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, तो आपको बताना है +5 मतलब ओवरलैप हो गए, इसका मतलब फ्लेक्सिबिलिटी बहुत सही है। तो इस तरह से आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। देन अगला है चेयर स्टैंड टेस्ट। इसमें कुछ भी नहीं करना है, एक चेयर लेना है, इसका इमेज है कि अपने पास, चलो इसका तो इमेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें अपने कुछ नहीं करना है। पार्टिसिपेंट शुड सिट इन द मिडिल ऑफ द चेयर, पर आप उसको बिठा दीजिए। देन ही शुड कीप हिज हैंड ऑन द अपोजिट शोल्डर क्रॉस, इस तरह से आपको उनके हैंड्स रखवाना है। फीट शुड बी फ्लैट ऑन द फ्लोर, फीट एकदम से फ्लोर पर रहने चाहिए। हिज और हर बैक शुड बी इरेक्ट, बैक एकदम सीधी रहनी चाहिए। एंड रिपीट करना है सिटअप्स फॉर 30 सेकेंड्स, तो 30 सेकेंड्स तक आपको उनको खड़ा करवाना है, बिठवाना है, खड़ा करवाना है, बिठवाना है। तो और हाथ की पोजीशन ऐसे रहेगी, तो इसका आपको ध्यान रखना है। देन आगे क्या अपन इसमें देख लेते हैं। तो प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है, और काउंट द नंबर ऑफ कंप्लीट चेयर्स स्टैंड जो कर पाते हैं, ठीक है, 30 सेकेंड्स का टाइमर लगाना है, जितनी बार खड़े उठ के बैठ जाएंगे वही उनका स्कोर हो जाएगा। देन अगला अपने पास 6 मिनट वॉक टेस्ट एरोबिक एंड्योरेंस के है। 6 मिनट तक आपको उनको चलवाना है, और जितना उन्होंने डिस्टेंस कवर कर लिया वही उनका यहाँ पर स्कोर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप ये कर सकते हैं, मतलब आप एक सर्किट बनवा सकते हैं। सर्किट क्या हो गया कि यहाँ से अपनों ने बनवा दिया, स्टार्ट किया, ये 0 से स्टार्ट किया, 5, 10, 15, 20, तो इस तरह से गोल गोल उनको घुमाना है। जितने राउंड उन्होंने लगा दिए उस हिसाब से आप स्कोर उनका मेजर कर लेना कि कितने यार्ड्स उन्होंने चले। फॉर एग्जांपल उन्होंने 2 राउंड लगा लिए, तो कितने यार्ड्स हो गए, 50 + 50, 100 यार्ड्स उन्होंने चल लिया, तो यही उनका क्या हो जाएगा, स्कोर हो जाएगा। तो ये भी सिंपल सा है, बस आपको देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं, देखो घर पे तो शायद ही कोई इसको करवाएगा कंडक्ट, और कभी ज़िंदगी में किसी ने करवाया होगा भारत में, तो आपको क्या करना है, बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लेना कि कितने टेस्ट हैं, टोटल 6 टेस्ट हैं, किस टेस्ट से क्या काम होता है, बस ये याद रख लेना, आपका एग्जाम का काम हो जाएगा। 5 मार्क्स में ये कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये क्वेश्चन है तो एमसीक्यू में आएगा, या फिर 3 मार्क्स में आएगा, जहाँ पर आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी कि रिकली एंड जॉन टेस्ट इस टाइम पे स्टार्ट हुआ था, और ये टेस्ट हैं, और उससे ये फायदा होने वाला है। बस इतना याद रख लेना, आपका बोर्ड के हिसाब से काम बन जाएगा। चलिए, आर्म कर्ल टेस्ट, रिकली एंड जॉन्स, इसमें कुछ नहीं करना है। 2 तरह के वेट अपने को लेने हैं, 5 LB का वेट हो गया, और एक और हो गया 8 LB का वेट। स्टॉप वॉच स्ट्रेट बैक चेयर विथ नो आर्म्स, ठीक है, उसमें आर्म्स नहीं होनी चाहिए, आर्म रेस्ट नहीं होना चाहिए। तो वुमेन को अपन देंगे 5 LB का वेट, और मेंस को अपन देंगे 8 LB का वेट, मेन को, ठीक है, मेंस नहीं, मेन को 8 LB का, वुमेन को 5 LB का अपने को वेट यहाँ पर देना है। और यहाँ पर से अपन क्या करेंगे, उनकी अपर बॉडी स्ट्रेंथ को देखने वाले हैं, बाइसेप्स की स्ट्रेंथ को उनको देखने वाले हैं। देखो इस तरह से अपने को करना है, ये कर्ल करवाना है बस, और यहाँ पर हाथ वाथ की अपर बॉडी की स्ट्रेंथ अपन इससे चेक कर लेंगे। तो सिंपल सी प्रोसीजर है, देख लेना इसको। स्कोरिंग क्या होगा, जितने नंबर ऑफ कंट्रोल कर्ल्स वो कर पाए वही उनका स्कोर हो जाएगा। 30 सेकंड, भाई साहब 30 सेकंड से ज़्यादा मत करवा देना, मालूम पड़े घर में बड़े बुजुर्ग है 5 मिनट तक आपने उनको करवा दिया, हाथ बोल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, घर पर अगर करो तो इसकी बहुत सावधानी से करना, क्योंकि बुजुर्ग का सवाल है, और एक बार कुछ फेल हो गया तो भाई साहब वहाँ पर सप्लीमेंट्री भी नहीं होती, वो फेल तो फेल है, तो इसलिए बहुत ध्यान रखना। चलिए सेकंड लास्ट है 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, 8 फुट अप एंड गो करना है। तो चेयर एंड स्ट्रेट बैक यहाँ पर रहनी चाहिए। स्टॉप वॉच, कॉन मार्कर, मेजरिंग टेप, इन सभी की जरूरत होगी। एजिलिटी, स्पीड को अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो 8 फीट अप एंड गो टेस्ट, इसमें क्या करना है, यहाँ से ये 8 फीट का पूरा एक राउंड बना देना है, उनको यहाँ से जाना है। जितनी तेज दौड़ के वापस से चेयर पर बैठ गए वो टाइम अपन मेजर कर लेंगे, और यहाँ से क्या दर्शाया जाएगा कि इतनी आपकी एजिलिटी, इतनी आपकी वो है, मतलब चपलता शायद इसको बोलते हैं हिंदी में, तो इतने वो चपल हैं, ठीक है।
देन अगला क्या हो जाएगा, प्रोसीजर सिंपल है, 8 फीट का ये रहेगा दूरी चेयर और दोनों के बीच में, एक राउंड पूरा घुमा के उनको आना है, गो जैसे ही बोलेंगे खड़े होंगे एंड उनको पूरा वहाँ पर गोल घूम के वहाँ पर जाना है, तो जो लास्ट में स्कोर मेजर करेंगे वही उनका फाइनल हो जाएगा। चेयर सिट एंड रीच टेस्ट, तो ये भी सिंपल सा है और देखो अगर इसका डायग्राम हो तो मैं आपको बहुत ही अच्छे से इसको बता देता हूँ। देखो चेयर सिट एंड रीच टेस्ट में क्या करना है, आपको चेयर पर बैठना है और पाँव को एकदम सीधा रखना है, एक पाँव को, और इसके साथ वाला जो हाथ है वहाँ से आपको क्या इसको टच करने की कोशिश करना है, वही सेम जो सब अपनों ने पहले दोनों इसमें मेज़र किया था। अगर टच हो जाता है तो स्कोर 0, अगर ये आगे बढ़ जाता है तो पॉजिटिव स्कोर, पीछे रह जाता है तो नेगेटिव स्कोर। ये सिंपल है और ये भी फ्लेक्सिबिलिटी को देखने के लिए ही होता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है और इस तरह से अपना पूरा ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम ऑफ द बैरोमीटर, तो ये तो अब सिलेबस से हट ही चुका है तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। देन सेकंड इज इन द मोटर फिटनेस टेस्ट 600 मीटर रन वॉक से क्या करते हैं, अब ज़्यादा लंबे दूरी का ये पूरा शो है तो इसमें अपनों को क्या करना पड़ेगा, एंड्योरेंस अपन यहाँ से मेजर कर देंगे, या फिर अगर स्टेमिना टर्म आ जाए तो स्टेमिना लगा के आ जाना। अगला है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में मैंने आपको बताया था पहले 1 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर 3 मिनट पर अपने को हार्ट रेट को कैलकुलेट करना है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ हार्वर्ड स्टेप टेस्ट फॉर मेजरिंग कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, तो हाइट एक यहाँ पर डिसएडवांटेज होगा, क्योंकि भाई साहब अपन ने उसका लेंथ तो सेम ही लिया है, 45 मीटर बेंच या फिर कुछ वो जो एक सेट स्टैंडर्ड है वही अपन लेंगे। एंड उसके बाद क्या होगा कि अगर किसी की हाइट ज़्यादा है तो वो तो बहुत ही आराम से चढ़ जाएगा, किसी की हाइट कम है तो उसको चढ़ने में थोड़ी मुश्किल आने वाली है, तो हाइट का यहाँ पर एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, बाकी तो सब ये बढ़िया ही है। देन चेयर सिट एंड रीच टेस्ट फॉर द सीनियर सिटीजन, डिस्टेंस बिटवीन, लास्ट वाला जो अपने देखा था किस किस के बीच में डिस्टेंस देखते हैं, तो टिप ऑफ द फिंगर एंड टोज के बीच के यहाँ पर डिफरेंस को देखा जाता है। 6 मिनट वॉक टेस्ट फॉर सीनियर सिटीजन मेजर करता है क्या, ये मेजर करता है इनकी नन ऑफ द अबव, क्यों, क्योंकि सिट ये न ओवरऑल फिजिकल फिटनेस वॉकिंग और लोअर बॉडी नहीं, ये एंड्योरेंस को मेजर करता है। 6 मिनट लंबी वॉकिंग है तो यहाँ पर एंड्योरेंस या स्टेमिना को मेजर किया जाएगा। 7th इज बैक स्क्रैच टेस्ट फॉर द अपर बॉडी, फ्लेक्सिबिलिटी इज डन इन ए, कौन से, तो अभी अपने देखा था कि स्टैंडिंग पोजिशन में अपने को इसको करना पड़ता है। देन अगला आ जाएगा अपने पास 8th जो होगा, ओहो चलो MCQs अपने समाप्त, तो धन्यवाद। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों मैंने आपके लिए कमेंट बॉक्स में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी पिन अप कर रखा है, आपको उसका आंसर #ANS लिखकर अगली लाइन से स्टार्ट करना है। मैं आपके सभी आंसर्स को पर्सनली मॉनिटर करूंगा और अगर वहाँ पर कोई भी गलती होगी तो मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोज़ बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को भी आप जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।